Hello everyone. In this video, we are going to discuss IFRS 5 non-current assets held for sale and discontinue operation. We are going to understand this IFRS into two parts. First one is non-current assets held for sale and second one is discontinue operation. In both the parts, we are going to explain, we are going to discuss three things. First one is classification. Second is measurement, and third one is presentation. So let's start with non-current assets held for sale. It means that कोई भी assets आपके business में है जिसको आप पहले उस assets को business purpose के लिए use करते थे, अब आप उसको business purpose से use नहीं करना चाहते, you want to sell it, okay? अब उस assets को बेचना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो non-current assets held for sale. ठीक है. One thing you should keep in mind that this IFRS is talking about non-current assets. It means that current assets is out of the scope of this IFRS. ठीक है. Because suppose like a current asset like inventory, current assets like inventories. तो inventories हम hold ही क्यों करते हैं, बेचने के purpose से, तो उसको क्यों क्लासीफाई करेंगे. मैम अगर किसी एसेट्स को हम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग से क्यों क्लासीफाई करें, हम उसे IAS में क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते, और जब बेच देंगे तो उसको हम अपने P&L में इसका गेन एंड प्रॉफिट डाल देंगे. यू आर राइट. बट डू यू गाइस टेल मी, सपोज आप कोई एसेट्स को बेचना चाहते हैं, क्या वो इमीडिएट बिक जाती है, इमीडिएट सेल हो जाती, नहीं होती. ठीक है. इट विल टेक 6 months और इट विल टेक 1 year और इट विल टेक 2 months. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ठीक है. सो क्या होता है, हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो अगर हम IAS 16 में ही शो करें, सपोज कोई प्लांट एंड मशीनरी IAS 16 में ही शो करें, तो सबके लोग माइंड में, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में क्या अजम्पशन जाता है कि ये एसेट्स बिजनेस पर्पज से यूज आ रही है, आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और आप इस एसेट्स को यूज कर रहे हो. ठीक है. इसीलिए इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए IFRS 5 इंट्रोड्यूस किया गया कि आप जो एसेट है जिसको आप बेचना चाह रहे हो, जो आपके बिजनेस में यूज नहीं आ रही है, तो आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली शो करो एज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. मतलब उसे आप सेपरेटली लिखो. क्यों? ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि हाँ ये एसेट अब बिजनेस पर्पज से नहीं, यू वांट टू सेल इट. ओके, वो यूज नहीं आ रही है. एम आई क्लियर? ओके. अब वन मोर थिंग दैट, जैसे सपोज कोई एसेट है आपकी बुक्स में आ रही है, तो उसकी कैरिंग वैल्यू होगी सपोज $10,000 इस एसेट पे आ रही है. अब नाउ यू वांट टू सेल दैट एसेट, तो हाउ यू रिकवर द वैल्यू ऑफ एसेट्स? थ्रू सेल. पहले आप क्या करते थे, आप कैसे रिकवर करते थे इस वैल्यू को? हम रिकवर करते थे यूज करके. अभी आप उस वैल्यू को कैसे रिकवर करेंगे? सेल करके. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. लेट्स रीड इट. एंटिटी शेल क्लासीफाई नॉन करंट एसेट्स कब मानेंगे फॉर सेल? इफ इट्स कैरिंग अमाउंट will be recovered principally through sales transaction rather than through continuous using. मतलब the remaining amount, जो carrying amount of asset है ना, you are going to recover through sale of this asset instead of continuously using of a business purpose. Am I clear? So it means that ma'am, हम जिस भी assets का हमारा बेचने का intention है, तो क्या हम उसे non current assets held for sale classify कर पाएंगे? नहीं. IFRS 5 बोलता है आप किसी भी एसेट्स को नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल तभी क्लासीफाई करोगे जब वो मीट करेगा IPUMAS के कंडीशंस को. मीन्स I स्टैंड फॉर इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल. इट मीन्स दैट आप जिस भी एसेट्स को बेचना चाह रहे हैं वो इमीडिएटली अवेलेबल हो फॉर सेल. इट मीन्स अभी बायर मिला, अभी बेच दो. इमीडिएटली सेल्स के लिए वो एसेट अवेलेबल होना चाहिए. P स्टैंड फॉर price that is reasonable. It means whatever price you are quoted for selling the asset, it must be reasonable. Suppose the market value of assets is $20,000 and you want to sell these assets for $100,000. So that's not possible. That price is not reasonable. Whatever the price you are quoted for the selling the asset, it must be reasonable. U stand for unlikely to be change in plan or withdrawal of plan. मतलब आपका इंटेंशन है उसको बेचने का, यू वांट टू सेल इट, तो एट दी आप उसको बेचने का ही इंटेंशन हो. ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद या चलो स्टार्ट देखते हैं कोई बायर मिल गया तो बेच देंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे. नहीं, देयर इज अनलाइकली टू बी चेंज इन दी प्लान.
M stand for मैनेजमेंट कमिटेड टू द प्लान. एज वी नो दैट कि पहले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है. वंस यू गेट दी अप्रूवल, मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड. ऐसा नहीं है कि मैंने, यहाँ वर्ड क्या आ रहा है, कमिटेड. ऐसा वर्ड आएगा कभी डिस्कशन चल रहा है या मैनेजमेंट वॉज थिंकिंग, ठीक है. सो वो नहीं कंसिडर होगा. मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू द प्लान. दे वांट टू सेल द एसेट. ओके. A for actively looking for the buyer. It means that once you are settled that you want to sell the asset, you started searching for your buyer. You actively looking for the buyer. You want to sell the assets. For that you must have buyer. Okay. And as stand for sale is expected to be completed within the year. It means that within 1 year the sale is completed. If all these criteria of 5 PUMAs are meet, then you allow to classify that assets non-current assets held for sale. Am I clear? This is the classification criteria. मतलब कैसा है ना, आपको एसेट्स को बेचना है, सिर्फ आपका इंटेंशन काम नहीं आएगा, ये क्राइटेरियाज मीट होंगे तभी उसको आप क्लासीफाई कर पाओगे एज अ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. एम आई क्लियर? दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन. मैम अब तो ये समझ में आ गया कि हाँ हमको बेचने का इंटेंशन है और वो सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स. ठीक है. सो हाउ वी मेजर इट? लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर, जनवरी टू दिसंबर, एंड आपने जुलाई मंथ में डिसाइड किया कि यार अब हमको उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है, वी वांट टू सेल दी एसेट. ओके. सो यू क्लासीफाई दिस एसेट्स नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. सो जुलाई तक जो उसकी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी, इट मीन्स एट द डेट ऑफ क्लासीफाइंग द एसेट्स एज हेल्ड फॉर सेल, उस दिन उसकी जो कैरिंग वैल्यू होगी. ओके. So you have to calculate the carrying value of an asset. इससे पहले जो IAS लग रहा था, सपोज हम एक प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, so you have to calculate the carrying value of an asset at the date of classification. So उससे पहले तक की वैल्यू कैसे लगेगी? जिस IAS के अंदर हो. जैसे प्लांट एंड मशीनरी तो IAS 16 के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट एज पर द IAS 16. एम आई क्लियर? सो इस दिन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो वो आप एज पर दी IFRS 5 रिकॉर्ड करोगे. कैसे? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, विच एवर इज लोअर. ठीक है. आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैसे लिखोगे? लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट्स और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकलेगी? जो भी प्रीवियसली उसका IAS होगा उसके हिसाब से. इट मीन्स यू हैव टू चार्ट डेप्रीसिएशन फॉर दिस मंथ. आप उस पर डेप्रीसिएशन लगा के यहाँ तक उसकी कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालोगे. देन यू कंपेयर विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और विच एवर इज लोअर यू गोइंग टू रिकॉर्ड सच एसेट्स in your books of account. Am I clear? Okay. So non-current assets is qualified as a held for sale should be measured at lower of carrying amount of fair value less cost to sale. Okay. अब सपोज प्लांट एंड मशीनरी है, अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो आपको तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, यहाँ पे उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी और आपको कंपेयर कर लेना है. बट व्हाट अबाउट इफ वी आर फॉलोइंग द रीवैल्यूएशन मॉडल to record such assets? So what we have to do, IFRS 5 says that आपको carrying value of assets निकालना है. So if you are following the revaluation model, so you have to revalue your assets at the date of transfer या at the date of classification. मतलब आपको जुलाई में assets को revalue करना है to its fair value. अब क्योंकि revaluation model में क्या होता है, we always revalue the assets to its fair value. ठीक है. सो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, अगर मैं इस दिन एसेट्स की रिवैल्यू करके उसकी फेयर वैल्यू कर दूं, तो मेरे लिए फेयर वैल्यू क्या होगी, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी, उसकी फेयर वैल्यू, बिकॉज यू रिवैल्यू द एसेट्स सो इट्स फेयर वैल्यू. और तो उस एसेट्स की मेरे हिसाब से कैरिंग वैल्यू क्या होगी, उसकी फेयर वैल्यू, और उसको हमको कंपेयर किससे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से. एम आई क्लियर? ये सिर्फ एक समझाने के इंटेंशन से बताया है
कि फेयर वैल्यू पे आ गई, आप तो कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे, अब वो कैरिंग अमाउंट उसका फेयर वैल्यू वाला भी हो सकता है और जो कंटिन्यू कैरिंग अमाउंट है वो भी हो सकता है. So let's read it. When assets are under revaluation model are reclassified as a held for sale, then this asset should be revalued using the method in IAS 16 property, plant and equipment और IAS 40 investment prior to reclassification. जिस दिन आपको reclassification करना उससे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, revalue करना पड़ेगा to its fair value. तो हमारी कैरिंग वैल्यू तो फेयर वैल्यू आ गई, वी हैव टू कंपेयर विद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स. एम आई क्लियर टू यू? ठीक है. दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. किस पे लिखेंगे? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स. अब समझो, समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैरिंग अमाउंट पे ही कंटिन्यू, कैरिंग अमाउंट पे एसेट्स को लिख दोगे. बट सपोज हमारा कैरिंग अमाउंट 10,000 है बट हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स 8,000 है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट्स किस पे लिखोगे? 8,000 पे. सो मैम बुक्स में 10,000 आप 8,000 पे लिखेंगे तो 2,000 का क्या करेंगे? इस 2,000 का आप क्या करोगे? इम्पेयरमेंट लॉस बुक करोगे. किस में? P&L में. इम्पेयरमेंट लॉस टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L. एम आई क्लियर? क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स 10,000 पे आ रहा है, आप रिकॉर्ड टू 8,000 पे करोगे तो ये 2,000 का जो गैप है वो एज अ इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. एम आई क्लियर? ओके. That's about the measurement of non-current assets held for sale. Now talking about the presentation. As we discussed that one of the condition of to classify the assets into the non-current assets held for sale. So sale is expected to be completed within 1 year. It means within 1 year we have to sell the assets. As we know that, what do you mean by current assets? As we know that the current assets means that the asset which can be settled within the 1 year or one operational cycle. As we know that. So अगर ये 1 साल में ही सेल हो रहा है तो you are going to classify this asset, you are going to write this asset in a statement of financial position. Financial position में आप कहाँ लिखोगे इसको? We are going to write these assets under the head of current asset. Current assets. आप किस हेड के अंदर लिखोगे इसको? करंट एसेट्स के हेड के अंदर लिखोगे. पहले कहाँ लिखते थे? उसको नॉन करंट एसेट्स के हेड में लिख लेते. अब उसको आपने बेचने का इंटेंशन है और द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी डन विद इन द 1 ईयर, सो वेयर यू हैव टू क्लासीफाई दिस एसेट्स अंडर द करंट एसेट्स. अब एक और चीज़ बताना, आप जब एसेट्स को करंट एसेट्स में क्लासीफाई करोगे तो आपने कभी देखा है क्या हम करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं? नहीं. So no depreciation is going to be charged. It means once you classify the asset as non-current assets held for sale, you're going to disclose this asset, you are going to record such assets under the current assets head, and you no longer going to be depreciation is to be charged. No longer we are going to charge depreciation over these assets. Am I clear? That's about the presentation. ठीक है. तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली. क्लासिफिकेशन कब करेंगे? जब आईपीओमास के क्राइटेरियाज मीट होंगे. आप प्रेजेंटेशन कब करोगे? मेजरमेंट कैसे करोगे? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स और कैरिंग वैल्यू. कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? एज पर दी प्रीवियस आईएएस, जो भी उस पर आईएएस एप्लीकेबल होगा. इफ यू आर फॉलोइंग द रिवैल्यूएशन मॉडल, यू हैव बिफोर द रिक्लासिफिकेशन यू हैव टू रीवैल्यू द एसेट्स टू इट्स फेयर वैल्यू. ओके, देन फेयर वैल्यू इज योर कैरिंग अमाउंट. ओके. एंड व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन? तो प्रेजेंटेशन में हमने समझा है कि हम उसको कौन से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ शो करेंगे? करंट एसेट्स के अंदर शो करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे. एम आई क्लियर? लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन. सो हमको सारे ही कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशंस और मेजरमेंट, सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स रीड इट. ऑन 1st January 2001, Michael Company bought a stamping machine for 20,000. It has been expected useful life of 10 years, a nil residual value. It means that you have to charge depreciation over the assets over the 10 years. On 30th September 2003, Michael Company decided to sell the machine and start action to locate the buyer. And the machine are in a short supply, so Michael Company is confident that the machine will be sold fairly, quickly. Its market value at 30th September 2003 is $13,500, and it will cost $500 to dismantle the machine and make it available to the purchaser, and the machine has not been sold at the year end.
मतलब मशीन एट द ईयर एंड तक नहीं सोल्ड हुई, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मशीन कहाँ दिखेगी, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। अब एक बात समझना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है, इस पे लिखते हैं हम। वो क्या बोल रहा है कि हम कितने में बेच पाएंगे, 13,500। फॉर दैट हमको कुछ कॉस्ट लगेगी 500 टू डिसमेंटल द मशीन, तो एक्चुअल हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने आ गई, 13,000, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व, दिस इज योर, ठीक है। 1 जनवरी 2001, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट क्या करना है, एट व्हाट वैल्यू शुड द मशीन बी स्टेटेड इन माइकल कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2003 में हमारी बुक्स कैसे शो होगी, मतलब किस वैल्यू पे शो होगी, ठीक है। 1 जनवरी 2001, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2002, sorry give me a minute, December 2002 एंड 31 December 2003, ठीक है। हमको बताना है कि 31 दिसंबर 2003 को हमारा बुक्स में ये एसेट कैसे शो होगा, किस वैल्यू पे शो होगा, और हम आल्सो डिस्कस कर लेंगे कौन से हेड के अंदर शो होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताएं, उन्होंने बोला है कि ऑन 30 सितंबर 2003 कंपनी डिसाइड्स टू सेल दी मशीन, कब क्या है उन्होंने यहाँ पे 30 सितंबर 2003 को they want to sell the assets, you classified actively looking for the buyers, actively looking for the buyers, it means that it meet the criteria of IPUMAS and IPUMAS का मिल गया, तो मतलब यहाँ पे वो this asset is classified as a held for sale, okay। so you have, अब हमने क्या सीखा है कि हमको यहाँ पे जिस दिन हमको उसको क्या करना है, जिस दिन हमने उसको क्लासीफाई किया उस दिन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट और फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल, whichever is the lower, so we have to calculate the carrying value of assets here, so how we, so for that we have to chart depreciation। हमने 1 जनवरी को खरीदा, ठीक है, हमने 1 जनवरी को एसेट खरीदा $20,000 का, ठीक है। सो हमको यहाँ तक में मैं 2 साल का तो डेप्रीसिएशन लगाना ही है, सो कैन वी से एसेट की कॉस्ट कितनी हुई, $20,000, ओके, ठीक है। अब अगर हम 1 जनवरी 2001 की बात करें, ठीक है, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 20,000, वी हैव टू चार्ट डेप्रीसिएशन, हमने बोला उसने बोला 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 2,000, एसेट का वैल्यू कितना आ गया, 18,000, सेम, तो यहाँ पे उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, 18,000, ठीक है। अभी मैं बहुत डिटेल में सॉल्व कर रही हूँ, नहीं तो आपको तो सिर्फ कितना करना है, 2 साल का डेप्रीसिएशन डायरेक्ट माइनस करना है, बट फॉर योर नॉलेज, ताकि जब आप कि हम क्यों डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि एक इन ईच आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर ये वैल्यू आई 31 दिसंबर 2001 की, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन लगाया 2,000 का, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, 16,000, तो ये वैल्यू कहाँ की, यहाँ की। अब आप बताओ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 31 दिसंबर 2002, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, अब यहाँ तक की कैरिंग वैल्यू निकालनी, मतलब हमें कितने 9 मंथ का डेप्रीसिएशन और लगाना है, सो वी हैव टू चार्ट डेप्रीसिएशन फॉर 9 मंथ, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कितना है, 2,000 पर ईयर लग रहा है, अब 9 मंथ का डेप्रीसिएशन लगाना है, 2,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 1500, गिव मी अ मिनट। एसेट्स का वैल्यू कितना है, 20,000 एंड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स, ठीक है।
इट्स 1500 डेप्रीसिएशन है। तो इस दिन हमारी एसेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 16,000 माइनस 1500 कितनी आ गई? 14,500। ये आई कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 30 सितंबर 2003। ठीक है, अब एसेट हेल्ड फॉर द सेल यू हैव टू कंपेयर दी विच एवर द लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू कितनी है 14,500 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, कितनी आ गई? 13,000। विच एवर इज लोअर, किस पे लिखोगे? 13,000 पे लिखोगे। कौन से हेड में? करंट एसेट्स के हेड में। हम हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स के हेड में लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, और इसके बाद से अब डेप्रीसिएशन लगाना बंद। अब इस पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो 31 दिसंबर को ये हमारी एसेट्स किस पे दिखेगी? 13,000 पे। एम आई क्लियर? ठीक है, और जो ये अब कैरिंग वैल्यू थी 14,500, अब आपको लिखना है 13,000 पे। तो 14,500 माइनस 13,000, ये जो 1,500 है ना, वो एज अ इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा। इम्पेयरमेंट लॉस होगा ये 1,500 का। ये कहाँ चार्ज होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। एम आई क्लियर? that's all about the non-current assets held for sale. Am I clear? ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन कब होगा? जब आईपीओ मार्क्स के क्राइटेरियाज मीट होंगे। हम उसको मेजर किस पे करेंगे वो डिस्कस कर लिया, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, और उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? अंडर द करंट एसेट्स, और उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आई थिंक एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसको सिंपल वे में सॉल्व करें तो यू हैव टू डेप्रीशिएट दी एसेट्स। आप 2 साल का डेप्रीसिएशन डायरेक्ट लगा लो तो इस दिन की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओ तो यहाँ तक की कैरिंग वैल्यू। तो कीप इन माइंड, जिस दिन आप उसको क्लासीफाई करो हेड फॉर सेल, आपको उस दिन की कैरिंग वैल्यू चाहिएगी। ऐसा नहीं कि इस साल क्या है तो इस दिन की कैरिंग वैल्यू नहीं, जिस दिन आप उसको ट्रांसफर करोगे या उस दिन क्लासीफाई करोगे उस दिन की आपको कैरिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एग्जाम में हम इतना लेंदी सॉल्यूशन नहीं करते हैं कि एक एक साल के अलग अलग निकाल के कैरिंग वैल्यू निकालेंगे, सीधे 2 साल और 9 मंथ्स की माइनस करके इस दिन की कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे। एम आई क्लियर? ओके, now we are going to discuss about discontinued operations. So whenever we're talking about discontinued operations, we're discussing about the component of the entity which is being disposed of or held for sale. Held for sale, discontinued operations से one thing is clear to us कि we are talking about some operations which is discontinued. Discontinued मतलब जिसको बंद कर दिया गया है। तो it can be geographically wise, it can be major product line wise, or it can be plant wise. Let's take an example. Suppose A लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो 3 प्रोडक्शंस में डील करता है, प्रोडक्ट लाइन में डील करता है। फर्स्ट वन इज शूज, सेकेंड वन इज टॉयज एंड थर्ड वन इज क्लॉथ। वो शूज का बिजनेस डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है। कीप इन माइंड, whenever we talking about any components, we are discussing about cash generating units. Cash generating units are those units which can all the assets together in cash generating units generate cash flows. We already discussed cash generating units under IAS 36. Okay, so coming back to our discussion that A Limited 3 प्रोडक्ट लाइन में डील करता है, तो उसने शूज का बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वी कैन सी द मेजर प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू करा। सपोज एग्जाम्पल जोग्राफिकली वाइज, सपोज ए लिमिटेड की 3 ब्रांचेज हैं, एक इंदौर में है, एक महाराष्ट्र में, एक पुणे में है, उसने इंदौर की ब्रांच को डिसकंटिन्यू किया, तो वी कैन से जोग्राफिकली वाइज। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस मींस दैट इट्स अ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी विच इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, या तो आप ऑलरेडी बेच चुके हो या फिर आपने उसको क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल, दैट यू वांट टू सेल इट। ओके, so that's about the classification. Now we're going to understand presentations and measurement together. Okay, so be with me. In discontinued operation हमको 2 चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैम क्या 2 चीज़ों को? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज जनवरी टू दिसंबर ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इन अ जुलाई मंथ
सपोज आपने शूज़ का बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया, आपने जुलाई मंथ से शूज़ का बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, तो इसमें दो चीज़ें आती। पहली एक बात बताना, जनवरी टू जुलाई तो बिजनेस चला, जनवरी टू जुलाई तो शूज़ का बिजनेस चला, इट मीन्स इस बिजनेस पे या तो कोई प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा, तो इसको भी तो कहीं लिखना पड़ेगा। मैम क्यों मतलब इसको लिखना पड़ेगा मैम, हम बनाते तो हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब लिखते ही तो हैं, उसमें ऐड करके लिख देंगे। लॉजिक तो हम यही करते हैं ना, हम बिजनेस को कैसे दिखाते हैं, जितने भी मल्टीपल बिजनेस होते हैं हम उनको सीधे एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं जिसमें हम रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैम उसमें ऐड कर देंगे। सिंपल, अभी तक तो यही है, वी विल डिस्कस। ठीक है, सो हमको दो चीजें अकाउंट फॉर करनी, क्या करना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस उस बिजनेस से रिलेटेड हो। अब हम इस दिन की बात करें तो या तो हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, इस दिन बेच ही दिया, बेचा होगा तो भी क्या आया होगा, उस बिजनेस पे गेन एंड लॉस तो आया होगा ना, कुछ तो आया ही होगा। अगर इस दिन हमने जुलाई के दिन हमने उसको डिसकंटिन्यू किया या क्लासीफाई किया, तो डिसकंटिन्यू में क्या हुआ, या तो हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, या तो हमने बेच दिया, या फिर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया एज अ हेल्ड फॉर सेल। तो अगर बेच दिया तो गेन एंड लॉस आएगा, और बेचा नहीं और हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया है, तो जब हम हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं मैम, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर फेयर वैल्यू, सपोज उसकी कैरिंग वैल्यू उस दिन की पूरे बिजनेस की $100,000 है, ठीक है, और आपका फेयर मतलब उस दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट टू सेल $80,000 है, ठीक है। सो ये जो 20 था, आप किस पे लिखोगे, आप मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ कि आप किस पे लिखोगे, हेल्ड फॉर सेल में मैम 80,000 पे, ठीक है। सो जो गैप आया $20,000 का, ये जो लॉस आ रहा है ना एसेट्स पे, इंपेयरमेंट लॉस, ये कहाँ बुक करोगे, ये भी तो बुक करना है। तो इट मीन्स जब हम उसको रिक्लासीफाई करते हैं, जब उसको गेन एंड लॉस किस पे होगा, गेन एंड लॉस इन फॉर टू मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब आपको दो चीज़ें अकाउंट फॉर करनी है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो बिजनेस चल रहा है उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकंड चीज़ उसका जो गेन एंड लॉस आया, या तो डिस्पोजल पे, या तो गेन एंड लॉस आया मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। एम आई क्लियर, ये दो चीज़ें आपको अकाउंट फॉर करनी है। अब एक चीज़ बताओ, आप मुझे बताओ, जो हमने प्रीवियसली किस में डिस्कस की थी, नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अब मुझे एक बात बताओ, हम जब भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, ठीक है, सपोज हम एक कंपैरिजन देते हैं, ठीक है, साथ में इफ करंट ईयर का और उसका प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन देते हैं, ठीक है। अब एक बात सोचना, अगर मैं अपना करंट ईयर का प्रॉफिट देखूंगा प्रीवियस ईयर के कम से, तो उसमें क्या, अगर मैं एक साथ बनाऊं कंटिन्यू, मतलब एक ही बिजनेस पूरा एक ही पीएनएल बनाऊं, जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस है उसको अलग से नहीं दिखाऊं, साथ में दिखाऊं, तो डू यू थिंक इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बिकॉज उनको क्या दिखेगा, पिछले साल का प्रॉफिट ज़्यादा है, बिकॉज पिछले साल का तो इस बिजनेस का पूरा ही प्रॉफिट था ना, और इस साल तो सिर्फ इतना सही है, तो उनको दिखेगा यार बिजनेस में कुछ डिक्लाइन आया है किसी भी रीज़न से, क्योंकि उनको रीज़न तो पता नहीं है कि यू डिसकंटिन्यू समथिंग, ठीक है। और अगर हम फ्यूचर पीरियड की बात करें, हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, तो अगर नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो देखेगा तो उसमें तो ये वाला प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो उसको तो और डिक्लाइन दिखेगा। तो डू यू थिंक इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है? कैसे पता चलेगा कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है? इसीलिए IFRS 5 बोलता है कि अगर आपका कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ हो, क्या हुआ हो, बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ हो, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है और ये जो गेन एंड लॉस है, आप उसको सेपरेटली शो करोगे इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मतलब आप कैसे शो करोगे, पहले तो आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, जैसे हम हमेशा निकालते आ रहे थे, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, सारा ऐसे करके उससे निकालोगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस आफ्टर, मतलब आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या निकलेगा, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये आने के बाद
आप सिर्फ एक सिंगल लाइन में, कीप इन माइंड, आप सिर्फ एक सिंगल लाइन में प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिखाओगे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो आपका ये वाला जो प्रॉफिट होगा ये भी पोस्ट टैक्स होगा। मेरी बात ना सब ध्यान से सुनना, आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस का प्रॉफिट सिर्फ एक सिंगल लाइन में दिखाओगे, पहली बात। दूसरी, वो सेपरेटली होगा फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस, तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस। फिर अब इसको मैं एक मिनट, इसको हम उसमें समझते हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। जब आपका बिजनेस कोई डिसकंटिन्यू, तो आप कंटिन्यू ऑपरेशंस में क्या करोगे, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ निकाल के प्रॉफिट फ्रॉम पीरियड फ्रॉम कंटिन्यू, टैक्स लगाने के बाद प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आप शो करोगे प्रॉफिट फ्रॉम पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन सिंगल लाइन में। मतलब आपने ये जो दो निकाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और गेन एंड लॉस, ये सबको एक सेपरेटली नोट्स में आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, सॉल्व क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, और जो अमाउंट आएगा केवल सिंगल अमाउंट जाएगा, कितना सिंगल अमाउंट जाएगा, वो भी कितना, पोस्ट टैक्स। कैसे, पोस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्स जाएगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल लाइन में। एम आई क्लियर? मैम अगर सिंगल लाइन में डालेंगे तो और कैसे पता चलेगा कि इससे कितना रेवेन्यू हुआ था, कितना गेन एंड लॉस हुआ बिजनेस को बेचने से या हेल्ड फॉर सेल से? तो आपको इसको सेपरेटली शो करना है, आपको इसकी जो भी डिटेल्स है, ठीक है, उसको आपको नोट्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली डिस्कस करना है। आप वहाँ सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, आपको जो भी डिस्क्लोज करना है, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, वो सेपरेटली शो होगा। बट ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वो सिर्फ एक ही चीज जाएगी, प्रॉफिट फ्रॉम पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, विच इज सेपरेटली शो होगी फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन। एम आई क्लियर? मैम इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये कि जो भी इन्वेस्टर्स है उसको पता चलेगा, अच्छा ये जो प्रॉफिट है डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस का है, ये नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, आज तो इतना है, अगले साल तक तो बिजनेस बचेगा ही नहीं, तो अगले साल तो होना ही नहीं है। दे आर एबल टू डू कंपैरिजन, ईज हो जाता है, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई आपने आपका प्रोडक्ट लाइन या जोग्राफिकली वाइज कोई यूनिट या ब्रांच बंद की है, डिसकंटिन्यू की है। एम आई क्लियर? इसलिए इसको हम सेपरेटली शो करते हैं। ध्यान रखना डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सेपरेटली फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशंस, पोस्ट टैक्स और इन अ सिंगल लाइन। कीप इन माइंड ये 3 थिंग्स, ओके। और जो भी इसका आपको डिटेल डिस्कशन देना है, डिस्क्लोजर देना है, प्रॉफिट फ्रॉम पीरियड फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, आप सेपरेटली इसको नोट्स में दोगे। अब इसका हम एक बार थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। By showing the performance of discontinued operations separately, users can see the performance of the remaining operations, enabling them to predict the future performance more accurately. Am I clear? अगर वो बिजनेस अलग होगा तो उनको समझ में आएगा कि हाँ फ्यूचर में ये इनकम नहीं आएगी या लॉस नहीं आएगा, अब भी लॉस आ रहा है, समझ में आ रहे हो? ओके। Entity must disclose a single amount on the face of the statement profit and loss comprising the total of, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सिर्फ सिंगल लाइन जाएगी, उस सिंगल लाइन में 2 चीजें होगी। क्या क्या होगी? द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। आई टोल्ड यू कि उसने गेन प्रॉफिट कमाया ही होगा, जब पहले जब बिजनेस चला, इस पीरियड में जो बिजनेस चला, ठीक है, उसमें उसने प्रॉफिट या लॉस कुछ तो कमाया ही होगा, तो ये भी पोस्ट टैक्स जाएगा, ठीक है। सो क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस दिस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, पोस्ट टैक्स गेन एंड लॉस डिसकंटिन्यू मेजरमेंट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। या तो आपने उसको हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया होगा, तो उसका मेजरमेंट जो किया होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, उसका गेन एंड लॉस हो सकता है। प्लस या फिर ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कंसीडरिंग द डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आपने बेच दी होगी या तो आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दी होगी, तो उसका जो गेन एंड लॉस प्लस आपने जो बिजनेस चलाया ड्यूरिंग द ईयर, उसका गेन प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों कैसे जाएंगे? पोस्ट टैक्स जाएंगे। बट ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल लाइन जाएगी। एम आई क्लियर? An analysis of the single amount must be presented either in the notes or on the face of the statement on profit. The analysis must disclose क्या?
the revenue, expenses, pre-tax profit and loss of discontinued operations, the related income tax expenses, गेन एंड लॉस, मतलब आप उसको सेपरेटली सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दोगे, रेवेन्यू कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है, टैक्स कितना है, प्रॉफिट और गेन्स कितना हुआ है ऑन सेल ऑफ एसेट्स और क्लासिफिकेशन. एम आई क्लियर? ओके. सो स्टेटमेंट ऑफ P&L में कैसे चला गया? ऐसे. That's about the discontinued operations, classification, presentations and measurement. Okay. Now we are going to solve one questions on it. So हमें और सारा concept बहुत अच्छे से clear हो जाए. ठीक है. Valentine produced cards and sold roses. However, halfway through the year, it means middle of the year, आधा साल निकल गया, ended 31st March 2006. One thing is clear about financial years from 1st January to 31st March. नहीं, 1st of April to 31st March. The rose businesses was closed and the assets sold off, incurring losses on the disposal of non-current assets $76,000. Keep in mind, इसने classification नहीं किया, इसने तो बेच ही दिया. इसने कब बेचा? In the middle of the year. And assets sold off, incurring losses, उसको assets, सारी assets बेच के total loss कितना हुआ? $76,000. The redundancy cost 37,000. It means आपने जब business बंद किया होगा तो आपने अपने employees को कुछ additional cost दिया होगा ना, पैसे दिए होंगे कि यार आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो रेडिडेंसी कॉस्ट ऑफ $37,000 एंड द डायरेक्टर्स रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस एट अ कॉस्ट ऑफ $98,000. ठीक है. उसने जो आपने बिजनेस बंद किया उसकी वजह से आपको आपका करंट बिजनेस को भी इम्पैक्ट हुआ होगा, तो उस करंट बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बिजनेस को कॉस्ट लगी 98,000. कंटिन्यू बिजनेस की कॉस्ट है, ध्यान रखना. ओके. ट्रेडिंग रिजल्ट्स में बी समराइज्ड एज फॉलोज. कार्ड्स का एंड रोजेस का. कौन सा बिजनेस शट डाउन किया है उन्होंने? रोज बिजनेस. ये वाला बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया है. ठीक है. अब क्या हमको रेवेन्यू दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे रखी है, अदर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन टू बी अलोकेट टू द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की आपको कॉस्ट दे रखी है अदर से, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स. ठीक है. द ड्राफ्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड 31st March 2006. आपको क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L का ड्राफ्ट तैयार करना है. सो लेट्स ट्राई इट. ओके. ठीक है. अगर हम बात करें तो पहले तो हम P&L बनाएंगे. पहले क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L. ठीक है. हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ठीक है. कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कैसे? सब उसका बिजनेस. ठीक है. रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो रेवेन्यू कितना है? 650. दिस इज अबाउट कार्ड बिजनेस. ठीक है. $1,000 650 का था. कॉस्ट ऑफ 320. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 650 माइनस 320. दिस इज अबाउट 330. ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. ठीक है. फिर हमने लगाया लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी? 60. लेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 120. अब उसने क्या बोला है हमारे क्वेश्चंस में कि डायरेक्टर्स ने रीऑर्गेनाइज करने के लिए कंटिन्यू ऑपरेशंस को 98,000 की कॉस्ट इनकर्ड की है. इट मीन्स less reorganized cost 98. ठीक है. So what is our minus 19? It's 52. ठीक है. फिर what we have, अब ये बोला है अदर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन दैट टू बी अलोकेट टू दी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस ओनली. ठीक है. सो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है और टैक्स का भी आपको किस में इम्पैक्ट देना है? कंटिन्यू बिजनेस में. तो लेस
फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 17, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 35. दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड लेस टैक्स. टैक्स कितना है 31. तो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ठीक है 4 आया प्रॉफिट. अब मैम यहां पे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन लिखेंगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. अब आप मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे डिटेल डालूंगी? नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सिंगल लाइन आएगा, वो भी पोस्ट टैक्स. सिंगल लाइन क्या आएगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. बताओ कितना, हम ऐसे कैसे पता है, तो कैलकुलेट करते. अब हम बनाते हैं नोट्स. ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. ठीक है, सो अब हम करें रेवेन्यू. कितना है रोज का. गाइस मेरी राइटिंग पे मत जाना थोड़ी सी. ठीक है, अब हम बात करते हैं रेवेन्यू का. रेवेन्यू कितना हुआ 320. फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना 150. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 320 माइनस 150, इट्स 170. देखो जिसको समझ में आ गया हो और यहाँ पे एंड करना हो तो ठीक है, आप जा सकते हो. मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए करा रही हूँ जो एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट तो पता होता है बट उसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है. जैसे आपको पता है क्या डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को हम सेपरेटली शो करते हैं, पर कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी तो आना चाहिए ना. इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, दैट जीपी. अब लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. Distribution cost is 90, 110. 170 minus 90 minus 110. It's negative 30 from operations. Okay. Negative 30 is loss from operation. Discontinue operation. ठीक है. Keep in mind एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे टैक्स भी अलोकेट किया होता, टैक्स भी अलोकेट किया होता किसको, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस को, तो आप उसका भी इंपैक्ट देते. हमारे क्वेश्चंस में क्या, हमारे क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि जो टैक्स का अमाउंट है वो कंटिन्यू ऑपरेशन का है, तो ध्यान रखना, इसलिए हमने उसको कंटिन्यू ऑपरेशन में डाला है. कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैम इधर तो टैक्स आएगा कि नहीं आएगा. अगर डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस में टैक्स का अलोकेशन है तो आएगा, हम पोस्ट टैक्स ही लेते हैं. ठीक है, दिस इज लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस. अब इन्होंने क्या बोला है, अब देखो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में बोला है कि एसेट सोल्ड ऑफ, हमने एसेट्स को बेच दिया है, इंक्रीइंग लॉसेज ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स है 76,000. तो लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है 76. फिर उसने बोला है लेस, एक मिनट, फिर उसने बोला है उसके लिए आपने रेजिडेंसी कॉस्ट भी इंकर्ड किए, तो वो भी एक्सपेंसेस है. रेजिडेंसी कॉस्ट कितनी है 37,000. बाकी कुछ भी नहीं है, तो कितना आ गया लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस 30. हमको लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन आया 143. ठीक है, अब ये हमने नोट्स में लिखा है. अब हम यहाँ पे डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस कितना है 143 का लॉस. कितने का लॉस है 143. टोटल लॉस आया 139. आप अगर मुझे बताओ, अगर मैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का सेपरेटली शो नहीं करती तो मेरा टोटल लॉस कितना दिखता 139 का. डू यू थिंक ये लॉस फ्यूचर ईयर में भी कंटिन्यू होगा? नहीं, कैसे होगा, ये बिजनेस तो बंद हो गया ना. ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो मेरा तो प्रॉफिट, मेरी कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाएगी. अभी तो प्रॉफिट है 4 का कंटिन्यू ऑपरेशन से. सेपरेटली नहीं शो करते तो इन्वेस्टर्स को लगता बिजनेस लॉस में जा रहा है,
जबकि जा रहा है कि हम तो ये बिजनेस बंद कर दिया है, बाकी तो प्रॉफिट में ही जाएगा बिजनेस। इसलिए ज़रूरी होता है फॉर यूजर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर द कंपनी कि हम इसको सेपरेटली शो करें। Am I clear? That's all about the discontinue operation. That's all about the non-current assets held for sale. आप समझना, एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा समझ में आएगी। Am I clear? Okay. That's all about the today's sessions. हम अब अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम।